ओम शांति। ज्योतिका ओम बहन, शांति। स्वागतम, शुभ स्वागतम। थैंक यू। प्यारे साथियों, रूहानी राह के राहियों, आज तो क्या होने वाला है पता है? ज्योति बहन के अनुभवों का ज्योति कलश छलकने वाला है। तो गीत है ना बहुत सुंदर के ज्योति कलश छलके लाल गुलाबी नीले। तो आज लाल गुलाबी नीले हरे रंग के अनुभव जो है वो ज्योति कलश पूरा छलकेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है ज्योति बहन आपका। और आप भले शुरू करें आपके अनुभवों की वो दास्तान। आप सब भाई और बहनों जानते हैं ज्योतिका बहन कहाँ से है, क्योंकि आगे ट्रांसलेशन की सेवा प्रदान कर चुके हैं। फिर भी कोई नए भाई बहन है तो ज्योतिका बहन दुबई में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। कितने सालों से और कैसे जाना हुआ, लौकिक में कहाँ से, वो सारी बात तो आज उनके ही मुख से हम सुनेंगे। तो ज्योतिका बहन। थैंक यू डॉक्टर जयंत भाई जी, चंपा बहन और मिनेश भाई, हिमानी बहन। वेलकम। जी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ जाएंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं जी। तो जब से भी आपने ये अनुभव का सिलसिला शुरू किया है, इतने सारे भाई बहनों का अनुभव हम खुद भी सुनते रहते हैं, तो बहुत ही मजा आता है। कभी कभी ऐसे संकल्प आता है कि कहते हैं भगवान का विराट रूप है, तो वो विराट रूप एक एक का कितने वो इस अनुभव की श्रृंखला द्वारा समझ में आता है कि हर एक भाई बहन का अनुभव कितना सुंदर है और कितना गहरा है और हर एक का अलग अलग है। वो देख कर अभी तो जितने हमने सुने हैं और जितने भी ब्राह्मण परिवार में आत्माएं हैं, उन सबका अनुभव सुनेंगे तो शायद और भी बाबा के विराट रूप का दर्शन हमको होता जाता है। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आज मुझे आपने बुलाया और सीधा बड़ौदा आने का मौका मिला। और इस जीवन का अनुभव क्या सुनाऊं। मेरा जन्म कर्नाटक में दावणगेरे शहर में हुआ और दावणगेरे एक मिडिल ऑफ कर्नाटक में एक सिटी है। और अभी तो काफी उसकी उन्नति हुई है। और जब भी मेरा जन्म हुआ था तो उसके पहले हमारे परिवार में ज्ञान का बीज ऑलरेडी स्ट्रांगली पड़ गया था। हमारे माताजी पिताजी भी ज्ञान में चल रहे थे। फिर उसके बाद हम 18 साल दावणगेरे में ही रहे। उसके बाद हम बैंगलोर शिफ्ट हुए 18 साल के बाद। तो जीवन में मेरे जब से मैंने आंख खोली है तो सेंटर की बहनों को देखा है, ब्राह्मण परिवार को देखा है, और वो ब्राह्मण पालना घर में भी मिलती रही तो सेंटर में भी मिलती रही। हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि पहले से ही सेंटर की बहनें, टीचर्स, दीदियां और ब्राह्मण परिवार के बहुत ही करीब रहने का मौका मिला। मैं ड्रामा में एक रोल समझती हूँ जो बहुत सुखद था। तो उन सबके सामने ही मेरी जैसे पालना हुई, उन सबके बीच में। तो जब से आंख खोली है, टीचर दीदियों को ही देखा है, तो वो लक्ष्य जैसे मन में ऑटोमेटिक बन ही गया। मैं लक्ष्य कह नहीं सकती हूँ कि कोई अलग पहले से था, लेकिन जीवन मैंने यही देखा। तो मैं बता रही थी मेरा जन्म दावणगेरे में हुआ, कर्नाटक स्टेट में। और फिर मेरे परिवार में ज्ञान का बीज ऑलरेडी पड़ गया था और हमारे माता पिता की धारणा, उनका मेरे ऊपर काफी असर पड़ा, क्योंकि बचपन से जब से आंख खोली तब से ब्राह्मण परिवार देखा, सेंटर की टीचर्स बहनों की दृष्टि मिली, उनकी पालना में रहे। तो जब से आंख खोली जैसे बाबा और बाबा का यह सुंदर परिवार ही देखा है, तो जीवन का लक्ष्य बहुत आसान हो गया बनाना। और मेरा पहला जो बाबा के साथ का अनुभव रहा वो स्कूल में था। जब ये स्कूल की असेंबली चलती है तो वहां पे कन्नड़ा में गीत बजता था उस समय, और भगवान को उसमें फादर, पिता के संबंध से संबोधित करते थे। तो उस गीत का और बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और मुझे यह अनुभव होता था कि जैसे मेरे सामने वो जो स्कूल का ग्राउंड है, तो बाप दादा मेरा हाथ थामे मुझे आगे चला रहे हैं।
तो ऐसा सीन 1-2 बार ही नहीं, लेकिन बार-बार जितनी बारी वो गीत मेरा असेंबली में बजता था हमारे स्कूल में, उतना समय वो होता रहा। एकदम सीन बहुत क्लियर था। तो अ, उस सीन से बहुत लगाव है आज तक भी। कभी भी ऐसे स्मृति पटल में पुरानी बातें याद आती है तो ये अनुभव मुझे एकदम से फ्लैशबैक होता है कि कैसे बाबा हम सबका हाथ थामे आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा यह मेमोरी रहा। फिर हमको तो पता है कि हमारी दीदियाँ, हमारे सेंटर के निमित्त बहनें कैसे सभी को बहुत उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाती रहती है। तो दावणगेरे की जो निमित्त बहन है लीला दीदी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी बाबा के सेवाओं में आगे रखा। इन द सेंस कि मुझे बचपन से प्रेरणा दी कि डांस सीखे, उसके बाद भाषण करे और उसके बाद बहुत बचपन में ही जैसे मुरली सुनाने का भी एक मौका दिया और ट्रेनिंग जैसे करेक्शन भी देते गए और बताते गए कि ऐसे करना है। तो ये सब होते हुए भी ज्ञान का फाउंडेशन तो था मजबूत, लेकिन फिर भी जितना एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति ज्ञान को समझता है, शायद उतना मेरा क्लियर नहीं था ज्ञान। लेकिन ये बात 1990 की है। बहुत छोटे उम्र में उसी समय हमारे स्कूल में पहली बार हिंदी इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब वो पहला साल था हमारी हिंदी पढ़ाई का, क्योंकि मेरा पूरा एजुकेशन 10th तक कन्नड़ा मीडियम में हुआ है, 7th तक कन्नड़ा मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। तो जब भी वो इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद मुझे शौक चढ़ा हिंदी में कुछ टेक्स्ट पढ़ने का। तो न सिर्फ स्कूल की किताबें, लेकिन मैंने जो पहला किताब उठाया वो था जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी। मुझे याद है वो जनवरी का महीना था, मैंने उठाया वो किताब, मैं पढ़ने लगी क्योंकि बचपन से तो हमारी माताजी से यज्ञ की बहुत सारी कहानियाँ सुनती आई हूँ। तो दादियाँ, दादाएँ कभी अपरिचित नहीं रहे। लेकिन जैसे-जैसे ये अद्भुत कहानी का किताब मैं पढ़ती गई, तो बहुत सुंदर अनुभव होता गया। इतना हद तक कि मुझे याद है उस समय 18 जनवरी को जो मुझे याद है पहली बार मधुबन जाना हुआ, क्योंकि बच्चों को उस समय अलाउड नहीं रहता था मधुबन जाने का। तो एक तो गए होंगे शायद 1984 में जिसका मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन 90 का मुझे याद है और जैसे ही हम लोग ट्रेन स्टेशन से निकली ट्रेन, तो जो मैंने वो किताब पढ़ना शुरू किया था पहले से और कंटिन्यू किया, तो लास्ट तक भी मैं पढ़ती गई उसको, जैसे ही टाइम मिलेगा उसको ही पढ़ना है। तो वो किताब मेरे इसमें कितना बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर हम मधुबन पहुँचे, मधुबन पहुँच के 18 जनवरी को मुझे अभी भी याद है मैं अपने माताजी के साथ बैठी थी ओम शांति भवन में मिलन मनाने के लिए। तो जैसे दादी गुलजार जी आते हैं, फिर उसके बाद आह्वान होता है बाबा का, तो आह्वान हुआ, उसके बाद दृष्टि दे रहे थे बाबा। और जब ये मुरली शुरू हुई, तो मैंने अपनी माताजी को पूछा कि बाबा कहाँ से आए? और मैं 10 साल की भी नहीं थी उस समय, तो मेरी माताजी ने बहुत प्यार से मेरे तरफ दृष्टि दी और कहा कि हम बाद में बात करते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो नहीं मिस करना चाहती थी मुझे समझाने में कि बाबा के आने का क्या मतलब होता है। क्योंकि वो किताब पढ़ते-पढ़ते मेरे दिमाग में ब्रह्मा बाबा का चित्र ही छप गया था। और दूसरी बात है कि वो गीत में भी जब सुनते-सुनते अनुभव होता था, सीन दिखता था, वो भी बाप-दादा का था। लेकिन वो चित्र मेरे दिमाग में छपा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुरली पूरी हुई और उस समय बाबा के सामने सभी लाइन में जाते थे, बाबा से दृष्टि लेते थे और बड़ी दादी बाबा के बाजू में बैठकर सबको टोली खिलाती थी, सबको टोली देती थी। तो ये 90s का सिस्टम था 90 में। तो जब भी बच्चों का अनाउंसमेंट हुआ कि बच्चे सभी आएँगे, बाबा से दृष्टि लेंगे, तो मैं जब भी गई तो लाइन में खड़ी थी, स्टेज पर चढ़ने के पहले से लेकर एक अजब-सा अनुभव हो रहा था। वो मैं अनुभव क्या है मुझे अभी भी शायद समझ में नहीं है, लेकिन बहुत यूनिक फीलिंग हो रहा था।
और जब ये बाबा के सामने जैसे जैसे नजदीक आते गए, तो यहाँ पर एक लाइट जैसे अनुभव हुआ। फिर उसके बाद मैं वो लाइट देखने में इतनी मगन थी कि मैं ऐसे ही क्रॉस कर चुकी बाबा को और टोली नहीं लिया। तो मुझे याद है कि दादी जी ने मुझे बुलाया, बच्ची आओ। तो मैं फिर नजदीक गई और टोली लिया, फिर नीचे उतर रही थी। तो मुझे एकदम से याद है कि मेरे मन में एक शब्द आया, ऑलमाइटी बाबा। तो ये क्यों आया मुझे अभी समझ में आता है कि वो किताब पढ़ते पढ़ते, जैसे कि ब्रह्मा बाबा माना साकार बाबा और शिव बाबा माना ऑलमाइटी बाबा, तो ये स्टेज उतरने तक, वापस अपने स्थान में जाने तक जैसे बाबा ने क्लियर कर दिया था। तो कोई शिक्षाओं से नहीं, लेकिन एकदम अनुभव से ये क्लियर हुआ कि कैसे शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु परमात्मा निराकार ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमारी पालना करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं हमको, और अभी क्या पाठ चल रहा है। तो जैसे मन में वो बात क्लियर हो गई। फिर ही मैं समझती हूँ कि पुरुषार्थ का थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि बचपन में पुरुषार्थ नहीं होता, धारणा का प्रभाव हो सकता है, धारणा का मार्क्स काउंट होगा, लेकिन पुरुषार्थ का नहीं। तो ये बात शायद 1994 की है। मैंने 7th स्टैंडर्ड पास किया था या कुछ ऐसे। तो समर के हॉलीडेज में मुझे ऐसे इच्छा हुई कि मैं ज्ञान को समझूं। तो उस समय जो रिकॉर्डेड कैसेट्स आते थे शीलू दीदी के, सब मैंने सुने बैठकर। तो जो मुरली पहले भी सुनती थी और अभी ये जो कोर्स का रिवीजन मैंने अपने आप में स्टडी किया, तो बहुत मेरा उस समय से जैसे ज्ञान का फाउंडेशन काफी मजबूत होने लगा। और उसके बाद भी जब भी मुरली सुनते थे तो एकदम बातें क्लियर महसूस होने लगी, अनुभव में आने लगा। तो ये मेरा बचपन का अनुभव है। और उस समय भी जैसे मैंने पहले कहा, हमारी सेंटर की दीदी लीला दीदी ने बहुत आगे बढ़ाया मुरली सुनाना। तो वो मुरली सुनाते समय भी, क्योंकि कर्नाटक में आप हिंदी में मुरली सुना के फिर कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करते हैं, तो वो ट्रांसलेशन करते समय, तो ये सब बहुत सुंदर अनुभव उस समय होता रहा। तो उससे समय मुझे एक और किताब गिफ्ट में मिली, क्योंकि ये जो कोर्स स्टडी किया उसके पहले की बात है, थोड़ा पहले की। हमारे पेरेंट्स शायद मधुबन गए हुए थे कोई भट्टी में, तो वो मेरे लिए एक किताब गिफ्ट लेके आए। तो यूजुअली होता है ना, पेरेंट्स जाते हैं तो फिर कुछ लेके आते हैं, तो मेरे लिए किताब लेके आए। और वो किताब था अव्यक्त शिक्षाएं, 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणाएं। तो अव्यक्त मूल्यों का वो एक्सट्रैक्ट था। शायद आजकल वो किताब इतना मिलता नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में उस किताब का भी बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसमें बाबा बताते हैं अव्यक्त शिक्षाओं में कुमारियों के प्रति ही है। तो उसमें एक पॉइंट है जो आज तक दिल में छपा हुआ है। बाबा ने कहा है कुमारियों के लिए कि कैसे बाबा कुमारियों के प्रति इतना प्यार है, जो बाबा अपने दिल की डिब्बी में रख कर पर्दा डाल देते हैं, ताकि किसी की भी नजर ना पड़े। तो इन सब बातों से मुझे बाबा के पिता होने का, उनके साथ जो रियलिटी में संबंध है, वो सब मुझे अनुभव होने लगे। तो जब भी मैं बचपन में भी ऐसे पेरेंट्स मधुबन में जाते थे या सेवा में जाते थे, तो सेंटर में ही रहना होता था। हमारी पालना बचपन में, खासकर वेकेशंस के समय पे, दीदियों ने ही पालना की। तो मुझे था कि मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं समर्पित हो जाऊंगी, और ये काफी पक्का था। मुझे लगता था कि विनाश तो हो जाएगा। उस समय ज्ञान का उतना लिमिटेड इंफॉर्मेशन था कि मुझे लगता था कि मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद भी अगर समर्पित होंगी, तो भी मुझे 3-4 साल ही मिलेंगे बाबा के घर में रहने के लिए। तो मुझे बहुत रहता था कि 10th के बाद मैं समर्पित हो जाऊं। लेकिन फिर मेरे बड़े भाई का बहुत अच्छा गाइडेंस मिला उस समय। उन्होंने कहा, 2 प्रश्न पूछा जो मेरा उस समय का सारा पर्सपेक्टिव बदल गया। उन्होंने एक दिन बहुत
साइलेंटली वॉक करते हुए हम दोनों जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम अमृत वेला रोज पावरफुल रहता है, अलर्ट रहता है? तो मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि अच्छा, क्या तुमने सारी अव्यक्त मूल्य पढ़ डाली है 69 से लेकर अब तक? तो मैंने कहा नहीं। तो बोला कि इन दोनों के बिना तुम फिर समर्पित कैसे हो सकती हो? समझाया कि कैसे ज्ञान और का फाउंडेशन मजबूत चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ, सही बात है। फिर समझा कि नहीं, अभी एज भी है, छोटा एज है, अभी नहीं जाना है, भले तुम ऐसे ही टाइम पास स्टडी करो, हमको मना नहीं है। हालांकि हमारे पिताजी और ब्रदर दोनों साइंस के बैकग्राउंड से थे, लेकिन फिर भी उनका ऐसा कहना मुझे लगता है उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने ऐसे ही आर्ट्स लिया 11th और 12th में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञान की स्टडी और सेवा में लगा सकूं। तो 10th के बाद मैंने 2 साल ऐसे पढ़ाई की, अ, लेकिन इस दौरान मैंने अव्यक्त मूल्य रियली स्टडी की। अपनी धारणाओं पर खुद चलने का जो मेहनत होता है वो मैंने किया। अ, अव्यक्त मूल्य पढ़ते हुए जब 1969 से मैंने शुरू किया, ये बहुत सुंदर बात है मेरे लिए। तो उसमें जिन्होंने भी पढ़ा है, आप जानते हैं कि उसमें बाबा व्यक्त हुए ही थे। तो बाबा ने मधुबन के प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो मधुबन के प्रोग्राम्स में बाबा कहते हैं आप बच्चे ऐसे ही मिलने आते रहेंगे, वो कैसे भट्टियां चलेगी। तो बाबा ने ही जैसे कुमारियों की भट्टी जो है वो शुरू कराई, ट्रेनिंग शुरू कराई। तो पहला पहला कन्याओं का ट्रेनिंग उस समय हुआ। तो ये सब मुरलियों में जब पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि कुमारियों की ट्रेनिंग होती है मधुबन में अब भी, तो बस मन में ये धुन बैठ गया कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है। फिर जहाँ दादिया भेजे उस अनुसार मुझे बेहद सेवा में जाना है। तो ये अव्यक्त मूल्यों का स्टडी जैसे बहुत जीवन में एक टर्निंग पॉइंट रहा है। फिर उसके बाद 1 साल जब ये जगदीश भाई जी ने शरीर छोड़ा, उस साल भी कन्याओं का ट्रेनिंग नहीं रहा। तो मैंने वो एक और साल का डिप्लोमा जर्नलिज्म का घर बैठे स्टडी किया। एंड ऑल दिस वर एक्चुअली टाइम पास मेरे लिए, क्योंकि एक तो धुन था सेंटर में जाना है और दूसरा पढ़ाई में अच्छी तो थी, लेकिन फिर भी इतना मैं उसमें डेडिकेट नहीं करती थी टाइम। ज्यादातर सेंटर में ही रहना होता था या सेवाएं होती थी। तो फिर भी मैंने वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया। तो इस दौरान जो है योग के बहुत गहरे अनुभव हुए, जो मैं एक अनुभव जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि बिंदु स्थिति का अनुभव उस समय का, कि काफी समय तक ये चलता रहा, क्योंकि ये अव्यक्त मूल्यों की स्टडी और साथ में उस साल इंटरनेशनल यूथ फोरम जो विदेशियों का यूथ प्रोग्राम चलता है, उसका साइलेंस ओडिसी करके एक उन्होंने पूरे साल का थीम लिया था और मैं उसमें गई हुई थी। तो 1 साल जैसे हर महीना एक दिन हमको मौन में रहना है और हमारे पुरुषार्थ के लिए पॉइंट्स मिलता था। तो ईमेल में आता था पॉइंट सारे, और हमको मैसेज मिलता था फलाने दिन आपको सेंटर में जाके बाबा के कमरे में योग करना है। तो वो मैंने पूरा साल तो नहीं समझती हूँ, बीच में ब्रेक हुआ, लेकिन जितना भी मेरे से हो सका मैंने उसकी पालना की। सेंटर में जाके वो 2 घंटा जो योग का चार्ट होता था वो मैंने निभाया। तो उसका शायद प्रतिफल है कि ये बिंदु रूप स्थिति का जो है बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। मैं समझती हूँ इस सारे पुरुषार्थ के बाद ही मुझे लॉटरी मिली। उस साल शीलू दीदी का बैंगलोर में आना हुआ, क्योंकि बैंगलोर में भी हम रहते थे। 2 साल कुछ मैं बैंगलोर में रही, तो हमारा कनेक्शन सरला दादी जी के साथ था। आप जानते होंगे कुमारा पार्क में सरला दादी रहा करते थे, यज्ञ के आदि रतन, और उनसे भी बहुत सुंदर सुंदर बाबा की कहानियां जो हम यूजुअली किताबों में नहीं पढ़ते हैं, ऐसी कहानियां उनसे सुनने को मिली। और दादी जी जैसे ओम की ध्वनि करती थी, उनको भी बाबा ने सिखाया हुआ था। तो वो ओम की ध्वनि किया करती थी जब भी संडे का क्लास होता था। तो बहुत ही वो अजब अनुभव थे यज्ञ की कहानियां सुनते सुनते। तो वहां पर शीलू दीदी का आना हुआ और मधुबन से शीलू दीदी ने
मुझे बुलाया मधुबन की सेवा में आओ, तो जैसे को लॉटरी मिल जाए ना, तो मुझे तो ऐसे अनुभव हुआ कि मुझे लॉटरी मिल गई, क्योंकि मधुबन उस समय कम से कम 8 दादियाँ रहती थी मधुबन में, और 8 दादियाँ तो एक कैंपस में, मतलब पांडव भवन में। बाकी तो जब सब दादियाँ मिलेंगे तो शायद 11-12 दादियाँ हो जाती थी, और सीजन होने के कारण फिर दादी जानकी का आना होता था। तो ये सब मैंने जब याद किया तो मुझे तो जैसे लॉटरी का अनुभव हुआ। और मधुबन में कुल मिलाकर समझिए 1.5 सीजन बाबा का, तो 9 महीना होता है जो मेरा मधुबन में सेवाधारी बन के रहने का हुआ। तो हम सबको पता है 9 महीने के बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो मैं समझती हूँ कि मधुबन में वो जो मैं रही, वो मेरे ब्राह्मण जीवन में जैसे पुनर्जन्म था। सच में मैं बोलती हूँ, उस समय जो दादियों का मैंने संगठन देखा, दादियों को इतना करीब से देखने का मौका मिला। बड़ी दादी जी द्वारा रोज ओम शांति भवन में मुरली सुनना, और कैसे दादी जानकी सामने बैठ के फर्स्ट सोफे पर दादी द्वारा मुरली सुनते थी। अमृत वेला दोनों दादियां मिलती थी हिस्ट्री हॉल में, मुझे याद है। ऐसे लगता था कि 2 लाइट्स आपस में आके मिल रहे हैं। तो अमृत वेला हो जाता था, उसके बाद दोनों दादियां मिलती थी और आपस में दृष्टि का लेन देन करती थी और गले मिलती थी। तो वो कोई शरीर नहीं दिखता था उस समय, उनका लाइट का ही शरीर जैसे दिखता था। तो इतने दादियों का, इतने बड़ों को, उनके जीवन को, उनकी धारणाओं को, इतने योगियों को, महातपस्वी, त्यागी, अथक सेवाधारी आत्माओं को नजदीक से देखने का जो मौका मिला, मैं समझती हूँ मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा लॉटरी है। और जब भी मधुबन में थी तो हमारी सेवा ग्लोबल ऑफिस में थी। ग्लोबल ऑफिस जो आपने देखा है कि विदेशियों की सेवा करता है, विदेशी जो भी आते हैं उनके लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं उसके लिए प्रबंध किया जाता है। तो एक तो शीलू दीदी के साथ रहने का मौका, और दूसरा विदेशियों के करीब आने का मौका। और मैं सच में बताती हूँ, उस समय मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा स्टडीज जो है ज्यादातर कन्नड़ा मीडियम में रहा। फिर बाद में तो इंग्लिश पढ़ाई के हिसाब से हुआ था, इन द सेंस की पढ़ाई में मुझे पास होना है, बाकी इतना बोलने की कला मेरे में नहीं थी, और ना ही इतना एक्सपोज्ड थे, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी कर्नाटक में रहकर। फिर जब भी वहां पर थे तो मुझे किसी ने सेवा दी कि आप ऑफिस की सेवाएं करते हुए दादी जानकी जो रोज सवेरे क्लास कराती है मुरली के बाद, उसका ट्रांसलेशन करना हिंदी टू इंग्लिश, और भले कैसे भी हो। तो मुझे लगा कि मुझे इतना आता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाई, लेकिन ये एक टीचिंग याद है ना कि ना नहीं बोलना है, तो मैंने ना नहीं बोला। लेकिन फिर जो सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि आप जैसे भी है आप लिखत में करके दो, कैसेट सुनकर फिर उसको रिवाइज किया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो फिर भी अच्छी बात है। तो मैं सारा दिन ऑफिस की सेवाएं, और दोपहर को जब ये ऑफिस बंद होने लगता था उस समय में 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के, उस समय तो कैसेट ही था, तो वो प्लेबैक्स रिवाइंड करके फिर मैं टाइप करके रखती थी, तो 2 घंटा उसमें चला जाता था। तो मुझे याद है कि उस समय भी ऐसे ऐसे शब्द इंग्लिश के आते थे जो मेरे डिक्शनरी के नहीं थे। तो मुझे बहुत अजब लगता था, वो टाइप करते समय भी मुझे अजब लगता था, उसके बाद भी, कि वो शब्द सही होता था। तो ये एक विशेष अनुभव वहां पे हुआ। तो जब भी ऐसे 3 महीना कुछ हुआ ट्रांसलेशन की सेवा, ऑफिस की सेवाएं करते हुए, एक बार दादी जी के साथ बहुत क्लोज में मुलाकात हुई। एक्चुअली मैंने उसी दिन बताया था शीलू दीदी को, मुझे याद है, डेट भी याद है, क्योंकि वो चिल्ड्रंस डे है इंडिया में 14 नवंबर। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं दीदी को बताऊंगी कि मैं सेवा में समर्पित होना चाहती हूँ। दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, हम रतन मोहिनी दादी से मिलेंगे और आपके बारे में बताएंगे। लेकिन कारणे कारणे दादी रतन मोहिनी जी उस दिन बहुत बिजी थे, तो मिलना नहीं हुआ, एंड वी एंडेड अप इन मीटिंग दादी जानकी।
तो वो भी ऐसे हुआ कि प्रोग्राम नहीं था, शीलू दीदी को जाना था, तो हम लोग गए। तो उस दिन क्योंकि इंद्रप्रस्थ भवन में उस दिन कोई नहीं थे, मैं और शीलू दीदी। तो शीलू दीदी ने बताया कि ये सेवा में समर्पित होना चाहते हैं, बाकी हमारे ऑफिस में सेवा में है। तो दादी जानकी ने इतने प्यार की बरसात की उस दिन, तो जितनी भी टोलियां होंगी इंद्रप्रस्थ में सब खिलाया, और ऐसे सामने बिठा के मेरे से बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है कि क्या है। और मुझे एक और प्रश्न मन में आ रहा था कि समर्पित मैं होने जा रही हूँ, मेरा भाग्य बनेगा, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, लेकिन खुशी इनको क्यों हो रही है, जो इन्होंने इतनी टोली मुझे खिलाई, इतना प्यार बरसाए। तो बहुत अंदर दिल से गदगद हुआ। तो उस दिन दादी जानकी के साथ जैसे शीलू दीदी द्वारा या ड्रामा में कहो वो पार्ट था, जो संबंध बन गया, जो अंत तक मेरा संबंध दादी जानकी जी के साथ बना रहा, बहुत करीब से। और वो जो उन्होंने एक दिन मेरे साथ बात की, दादी ने हमेशा मेरे ऊपर ध्यान दिया, मैं जब भी जाऊं तब कुछ बातें सुनाना, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत दादी ने पर्सनली पालना दी। उसके बाद तो मेरा रूटीन बनाया, मैं और एक और बहन, कि हम रोज गुड मॉर्निंग करने जाएंगे दादी को। कभी दादी के साथ वॉकिंग करने का मौका मिला एक बार। तो ऐसे बहुत दादी के करीब संबंध में आए। सीजन पूरा हुआ, मैं बैंगलोर वापस चली गई थी क्योंकि मुझे वापस ट्रेनिंग में आना था और वो पक्का था। तो जब भी मैं बैंगलोर में थी, तो एक दिन शीलू दीदी का कॉल आया। मैंने कॉल उठाया तो मेरे लिए अचरज की बात थी, तो दीदी ने कॉल किया। फिर उन्होंने पूछा कि आज दादी जानकी ने फोन किया था लंदन से और तुम्हारे बारे में पूछा। तो मुझे लगा कि क्या हो गया ऐसे जो दादी जानकी ने कॉल किया। बोला याद कर रही थी दादी, और दादी पूछती है कि तुम विदेश सेवा में जाओ। तो मैंने कहा जैसे बड़े कहे, क्योंकि वो मन में मैंने निश्चय बना लिया था कि जहाँ बड़े भेजेंगे वहां मुझे जाना है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जाना है, अभी उसके पहले ही ऑफर आ गया। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, जैसे बड़े कहे। फिर दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपना पासपोर्ट कॉपी भेजो, कल अभी का अभी भेजो। मैंने कहा लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो मुझे याद है दीदी ने कहा कि बुद्धू तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। मैंने कहा नहीं दीदी, पासपोर्ट तो नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी हो सकता है। तो फिर उन्होंने बोला अभी अभी अप्लाई करो ना जाके, अभी सेवा में जाना है। मैंने कहा ठीक है दीदी। तो ऐसे करके फिर विदेश सेवा में आना हुआ। तो वो जो मधुबन में रहने का मौका मिला, वो 9 महीना बहुत ही सुंदर घड़ी थे अपने जीवन में। मैं एक एक दिन की कहानी एक्चुअली 1 घंटा सुना सकती हूँ। इतना मधुबन का ब्रह्मा बाबा की भूमि पर रहकर जो अनुभव किया, अमृत वेला, मुरली, सारे दिन की सेवा, तो वो सबका अनुभव बहुत गहरा अभी भी मन में है। और इतने सारे राज ऋषि तपस्वियों के बीच में रहना, उनकी धारणाओं को देखना, खासकर बड़ी दादी जी, तो ये सब मन में बहुत अच्छे अनुभव, बहुत सुखद अनुभव है। फिर जब भी मैं सेवा में आने के लिए जिस दिन छुट्टी ले रही थी, ऐसे आना जाना लगा रहता था मधुबन, बैंगलोर इत्यादि। तो क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी किया, ट्रेनिंग पूरा करके मैंने वहां पर ही रुकी थोड़े समय मधुबन में। तो जब भी जिस दिन मुझे निकलना था और उसके बाद मुझे बैंगलोर से विदेश जाना था, तो मुझे याद है कि शीलू दीदी ने कहा क्लास में छुट्टी लो, तो छुट्टी लिया। तो जब ये छुट्टी ली उस दिन सदगुरुवार का दिन था, और बड़ी दादी ने मुझे बुलाया छुट्टी लेने के बाद, बहुत प्यार किया दादी ने। फिर कहा कि मेरे से आके मिलना ऑफिस में, और मैं नीचे आके बैठ गई। फिर भोग शुरू हुआ। फिर नीचे जैसे बैठी, मैंने कहा ज्योति तुम कितनी, क्योंकि मेरा पुराना नाम वास्तव में ज्योति है, तो मैंने कहा तुम कैसे हो, बगल में संदेशी बैठी थी, तुमने बाबा को संदेश नहीं भेजा, पापा को नहीं बोला कि रिगार्ड्स दे संदेशी। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, अभी और पुरुषार्थ करेंगे और थोड़ा लेवल में आएंगे, फिर पापा को संदेश भेजेंगे।
तो ऐसे करते मैं बाबा की याद में मगन बैठ गई। फिर भोग जब पूरा हुआ तो दादी जी ने बुलाया क्लास में, तो मैं फिर से स्टेज पर गई। दादी ने फिर से बहुत प्यार किया और फिर संदेशी ने बोला, मोहिनी दीदी संदेशी थे, तो उन्होंने कहा कि आप आके ऑफिस में मिलना। तो मोहिनी दीदी और फिर बड़ी दादी, तो उस दिन तो मेरी जैसे लॉटरी का दिन था, क्योंकि जैसे ही क्लास के बाद फिर मोहिनी दीदी से मिलने गए तो बाबा का संदेश आया हुआ था। मुझे बहुत अचरज लगा कि कैसे मैंने बाबा को याद नहीं भेजा, लेकिन बाबा ने मुझे याद भेजा, मुझे याद किया। फिर उसके बाद बड़ी दादी से मिलने गए तो बड़ी दादी ने कहा, देखो मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन फिर भी मैं बात करती हूँ। तो ऐसे दादी ने सामने सामने बिठा के तकरीबन 15-20 मिनट बात किया। तो दादी के हाथ में मेरा हाथ था और फिर दादी मेरे से बात कर रहे थे। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे, मैंने उत्तर दिए। तो मुझे ऐसे अनुभव हो रहा था कि बाबा जब ये अव्यक्त हुए तो बड़ी दादी का हाथ बाबा के हाथ में लिया हुआ था। आज वही हाथ मेरे हाथ को लिया हुआ है। तो ये सोच सोच के, ये स्मृति में आ आके मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा जीवन आज धन्य हो गया। तो फिर तो मैं विदेश सेवा में यहाँ पर आई। पहले कोई और देश था, फिर आखिर में मैं यहाँ दुबई में पहुंची। तो एक सेकंड के लिए यहाँ की चकाचौंध एयरपोर्ट से जब तक सेंटर में आ रहे थे, तभी जो चकाचौंध देखा, आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस फॉर फ्यू सेकेंड्स। फिर मुझे तुरंत याद आया कि नहीं, तुम कोई स्थान पे नहीं आए हो, लेकिन तुम सेवा के लिए आए। तो ये गाड़ी में बैठे बैठे अपने मन में संकल्प चेंज हुआ कि आप सब जानते ही है दुबई कितना बड़ा है और कैसे ऑल फर्स्ट थिंग्स, लेटेस्ट थिंग्स अवेलेबल है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि आई एम आउट ऑफ प्लेस, लेकिन फिर तुरंत ही संकल्प आया कि नहीं, ये तो यज्ञ सेवा है, ईश्वरीय सेवा के लिए मैं यहाँ पर आई। सेंटर में पहुंची, उस समय चंद्रिका दीदी महादेव नगर के यहाँ पर थे, भट्टियां चल रही थी। तो आते ही जैसे 10 मिनट में मेरा नाम चेंज हो गया। मुझे गद्दी पर बिठाया और कहा कि अरे, बड़ी दीदी का भी नाम ज्योति है, तो ये भाई ये भी ज्योति है, मेरा लौकिक में नाम ज्योति है, तो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर एकदम से नाम मेरा बदल गया ज्योति का। तो जब ये गद्दी से उतरे तो मुझे ऐसे नशा चढ़ा कि अच्छी बात है मेरा नाम चेंज हुआ, क्योंकि यज्ञ में भी नाम चेंज होता था, तो अभी ये नाम चेंज हुआ। हालांकि इतना ज्यादा फर्क नहीं है नाम में, लेकिन फिर भी बदला तो सही। तो मुझे लगा कि नहीं, ये यज्ञ में जो हुआ था वो मेरे साथ भी रिपीट हो रहा है, तो बहुत खुशी हुई। तो शुरुआत के दिन बहुत अच्छे गए, इन द सेंस कि मैंने पहले तो यहाँ पे दीदी से, मैंने ज्योति दीदी से इंटरेक्ट किया, उनके सेवा साथी बहनें जो थी, फिर साथ में जो पुराने भाई बहनें उस समय ज्ञान में चलते थे, मैंने काफी भाई बहनों से अनुभव सुना। आप सबको पता है कि दीदी ने ऑलरेडी बता दिया, वो 1984 से यहाँ पर रहते हैं। तो 84 में जब भी वो आए तो कैसे होगी स्थिति, शायद उन्होंने बताया भी है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि ये सब अनुभव सुन के कि इन सब ने बहुत त्याग और तपस्या करके, खासकर तपस्या करके धरणी को तैयार किया है सेवा के लिए। सेवा तो उन्होंने जो की वो कंपैरिजन ही नहीं है आज की सेवा में, क्योंकि उस माहौल में उन्होंने सेवा की है। लेकिन साथ में जो तपस्या करके वो सेवा का फाउंडेशन उन्होंने जमा किया, उनके सेवा साथी, चाहे वो गृहस्थ में रहने वाले, चाहे सेंटर में रहने वाले, तो मुझे एक अचानक से एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि इसको आगे बढ़ाना है, इसको कंटिन्यू करना है, और ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जितना हो सके उसमें मुझे कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक लेगेसी थी सेवा की जो 1984 से चलता आ रहा था।
प्रॉपरली एक बहन के आने के बाद, क्योंकि उसके पहले भी यहाँ पर थे ब्राह्मण परिवार के भाई बहनें थे ही थे। तो बहुत ऐसे जिम्मेदारी का मुझे एहसास हुआ उस समय। तो उसके बाद तो मैं क्या कहूँ कि अनेक सेवाएं होती रही। बाबा की सेवा यहाँ पे रजिस्टर भी हुआ, क्योंकि दुनिया खुलती गई, शहर खुलता गया, तो यहाँ पे सेवा रजिस्टर भी हुई। तो रजिस्टर्ड ऑफिसेस द्वारा सेवाएं हुई। अनेक प्रकार का सर्विस जो है बढ़ता गया, चाहे वो टीवी रेडियो इंटरव्यूज रहे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सेवा करने का मौका मिला, या सोशल और रिलीजियस गैदरिंग्स में जाके बाबा की सेवाएं करना। तो ये सब होता गया। तो चाहे जो आने वाले मेहमान और हमारे सीनियर भाई बहनें जैसे जयंती दीदी वगैरह, तो इन सब का आना और इन सब का कोई प्रेस्टिजियस प्लेसेस में उनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, तो ये सब बहुत सुंदर अनुभव मेरे लिए रहा। और ये सब सेवाएं करते हुए या सेवा में इन्वॉल्व होते हुए एक अनुभव हुआ कि कैसे ये विराट वृक्ष है और सब प्रकार की आत्माएं हैं। कि सेवा के फील्ड में हम सबको ये अनुभव होता है कि इतने वैरायटी आत्माएं हैं, कोई को क्या चाहिए, कोई को क्या चाहिए, और कितने अलग अलग बैकग्राउंड की आत्माएं हैं। तो इन सब के लिए कॉमन पॉइंट है, वो जरूरत है शांति, सुख, प्रेम की। वही तलाश में व्यक्ति आता है, मेडिटेशन सीखता है और बाबा उनकी प्यास बुझा देते। तो ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा है सेवा के फील्ड में, इतने सारे बैकग्राउंड से आई हुई आत्माओं के साथ इंटरेक्ट करते हुए। क्योंकि यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है दुबई, जिसमें 100 से भी ज्यादा नेशनैलिटीज रहते हैं अपने जॉब पर्पस के लिए। तो जैसे ही सेवाएं शुरू हुई, जाहिर है कि इन सब भाई बहनों का आना हुआ, सेवाओं का विस्तार होने लगा। तो बहुत ही अच्छा ये भी एक अनुभव रहा कि बाबा कैसे सबकी प्यास बुझा देते हैं और सबको जो चाहिए वो उनको दे देते हैं। एक तो ज्ञान द्वारा हम सभी ब्राह्मण आत्माएं बनते हैं, वो तो है, लेकिन फिर साथ में उस आत्मा को जो चाहिए होता है बाबा उन्हें वो दे देता है। तो यहाँ पर भी आए तो दुबई में भी एक तो ज्यादातर समय में 1 साल ही दुबई से बाहर सेवाओं में रही, लेकिन उसके बाद से फिर दुबई में ही दीदी के साथ रहना हुआ। तो ये भी एक भाग्य है कि बड़ों के साथ हमारा जीवन रहे। मुझे ये भी नशा रहता है कि जिन्होंने दादी जानकी जी के साथ करीब में रहकर सेवा ली, पालना ली, उस आत्मा के साथ मेरा यहाँ पे रहने का एक मौका मिलना, तो ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आज 17-18 साल होने को आए मुझे यहाँ दुबई में आए हुए, और इतने सारे सालों में बहुत सारे हमारे सीनियर भाई बहनों ने विजिट किया है और दादियों ने विजिट किया है। दादी जानकी जी बहुत बार आ चुके हैं, दादी गुलजार जी का भी आना हुआ, उसके पहले भी आए थे दादी गुलजार जी। और फिर दादी रतन मोहिनी जी भी आए, और भी दादियाँ पहले भी आ चुकी है। तो आई फील अ पार्ट ऑफ दिस होल एपिसोड। और सारे आरसीज ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो उनके साथ भी करीबी रिश्ता। मुझे याद है जब भी दादी जान की मेरे आने के बाद जब पहली बार आए, तो दादी मेरे को पूछ रहे थे कि तुम्हारा अनुभव यहाँ क्या रहा। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से सुनाया, दिन बुलाया था रूम में और बात कर रहे थे। फिर दादी ने कहा कि तुम अपना चार्ट मुझे हर साल दोगी, हर साल तुम एक पेज में लिख के देना अपना अनुभव, अपना चार्ट। तो दादी का ये विशेष जैसे मेरे लिए सौगात था कि इतनी बड़ी दादी लेकिन मुझ जैसे एक छोटी सी कन्या के ऊपर इतना ध्यान देते हैं। मुझे दिल को बहुत लगा उस दिन, और मैंने ये बात का हमेशा ध्यान रखा कि मैं हर साल दादी को मैं लिखूं और उनके साथ इस
इस तरह और भी संबंध जुड़ता गया। कहाँ-कहाँ दादी ने करेक्शंस भी दिए, कहाँ-कहाँ दादी ने कान भी खींचा। एक बार मैं मधुबन गई थी, तो 3 दिन मैंने चाट ही नहीं दिया दादी को। दादी को न पता था कि मैं आई हुई हूँ। तो जब भी टीचर्स क्लास, भारत की टीचर्स बहनों का क्लास चल रहा था दादी जान की का, तो मैं भी वहाँ जाके बैठी थी। जब टोली लेने के लिए गई तो दादी पूछती है कि बहुत लेज़ी हो गई हो आजकल। तो मैंने कहा दादी, मैंने चार्ट दिया है हंसाबेन को अभी-अभी, क्योंकि मैं उनके पास जाने के पहले हंसाबेन को मैं लेटर थमा के फिर उनके पास गई टोली लेने के लिए। तो दादी बोलती है बहुत लेज़ी हो गई हो आजकल। तो मैं समझ गई एकदम से कि दादी क्या इशारा देना चाहते कि 3 दिन हुआ और तुमने चार्ट भी नहीं दिया। तो ऐसे करके तो फिर उसके बाद तो मैं बहुत प्रॉम्प्ट रही दादी के साथ डीलिंग्स में। ऐसे कभी-कभी दादी ने अच्छे से कान भी खींचा, प्यार भी दिया। तो इस प्रकार बाकी दुबई की सेवाओं में इतने सारे जब बड़े आते हैं, मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगी, ज्योति दीदी यहाँ पे 3 कंट्रीज़ की सेवाएँ सँभालती है, जिसमें 7 सेंटर्स हैं जहाँ पे बहनें समर्पित रूप से रहती हैं और 3 रजिस्टर्ड ऑफिसेज़ हैं। दुबई में राजयोगा सेंटर और दी मेडिटेशन स्पेस डीएमसीसी। तो ये 2 कंपनीज रजिस्टर्ड है दुबई में, जहाँ पे ऑफिशियल रूप से भी सेवाएं चलती है, जहाँ बहनें रहती नहीं है, मतलब कोई रहने का अलाउड नहीं है, सिर्फ सेवाएं चलती है ऑफिस के रीति से। और दोहा में भी दोहा मेडिटेशन स्पेस। तो 3 रजिस्टर्ड ऑफिसेज है, 7 सेंटर्स है और 4 क्लासेस चलते हैं जहाँ पे भाई बहनें क्लास कराते हैं। और तकरीबन 350-400 भाई बहनें नियमित रूप से बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, आपको पता है कि जब तक हमारी जॉब है तो जॉब का वीजा हम लोग यहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद या तो रिटायरमेंट या तो कुछ और रीजन से जाना पड़ता है, तो इसीलिए। लेकिन अगर यहाँ पर ही रहना होता तो शायद दीदी का बहुत बड़ा विशाल परिवार होता। तो ये भी एक अनोखी बात है यहाँ की। तो ऐसे सेवाएं यहाँ पर चलती है। तपस्या के लिए भी बहुत ध्यान दिया जाता है, खासकर 18 जनवरी और रक्षाबंधन में हमारे लिए सेवा से ज्यादा तपस्या का मौका होता है। और मैं समझती हूँ इस तपस्या के कारण ही सेवाएं भी बहुत निर्विघ्न रूप से चलती रहती है। और एक और बात है कि यहाँ पे मेहमानों का भी आना बहुत रहता है। सीजन माना व्यक्त बाप दादा का सीजन माना मेहमानों का भी आना, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है तो विजिटिंग प्लेसेस, साइट सीइंग प्लेसेस खुल जाते हैं, तो अनेक भाई बहने एवरी ईयर आते हैं। तो उन भाई बहनों से भी अनुभव का लेन देन, उनका भी अनुभव हम सुनते रहते हैं। तो बहुत ऐसे भाई बहनों के करीब आने का भी मौका मिला। और जिस घर में आज मैं बैठी हूँ और आप सबसे मुलाकात कर रही हूँ, ये भी बाबा ने रिमोट कंट्रोल द्वारा उद्घाटन किया हुआ है। तो ऐसा विशेष स्थान है ये, और जब भी मैं यहाँ पर बैठती हूँ ऐसे एक सेकंड के लिए अनुभव होता है कि बाबा ने ये फर्स्ट विदेश का सेंटर जो बाबा ने उद्घाटन किया हो। हालांकि उद्घाटन के समय हम सब मधुबन में बाबा के सामने बैठे थे, लेकिन फिर भी ये अनुभव बहुत अच्छे से रहता है कि बाबा के बच्चों की त्याग, तपस्या, सेवा, उनकी लगन का ये क्रिएशन है कि कैसे बाबा ने सभी का तन मन धन, सभी की शुभ भावनाओं को सफल कराया और ये बहुत सुंदर भवन बना है। तो इस बात का भी मुझे बहुत आशा रहता है। जीवन ऐसे रहा ये मेरे अनुभव है। बाकी दादी के साथ के अनुभव तो मैं बहुत ज्यादा सुना सकती हूँ, लेकिन जो लास्ट मेरा जब दादी के साथ ना, मैं गई थी मधुबन ऑफ सीजन में, तो 10 दिन या 12 दिन मैं रही, तो वो दिनों के अनुभव बहुत ही अच्छे रहे। ऑलमोस्ट सारा दिन जैसे शक्ति भवन में निकलता था, तो
वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके पहले मैं एक और अनुभव सुनाना चाहती हूँ। आप सबने क्लास में तो ये पॉइंट सुना ही है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत प्रभाव, दादी का छाप जैसे पड़ गया। एक दिन दादी शक्ति बन, काफी समय पहले की बात है, वक्त कर रहे थे दादी और मैं मिलने के लिए गई हुई थी। क्योंकि दादी वॉक कर रहे थे तो मैं बैठी रही और मैं कुछ किताब पढ़ रही थी रिसेप्शन में बैठे। तो दादी मुझे देखते जाए, वॉकिंग भी करते रहे। फिर एक बार ऐसे हुआ कि वॉक करते करते दादी आके ऐसे भागी पहली। तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि आज मेरा कौन सा दिन है जो दादी ने इतना प्यार किया। फिर दादी ने जब पर्सनल मुलाकात की, दादी ने कहा 5 बातें हमेशा याद रखना। ये 5 गुण दादी जो हमेशा बोला करती थी कि पवित्रता, सत्यता, नम्रता, मधुरता और धैर्यता। इन 5 बातों को कभी छोड़ना नहीं जीवन में। तो ये 5 बातें, ये 5 गुणों के कारण आप भगवान के भी करीब आएंगे और साथ में परिवार के भी करीब आएंगे। तो ये मैं दादी का एक बहुत बड़ा गिफ्ट समझती हूँ। दादी ने इस बात को क्लास में काफी बारी दोहराया है, लेकिन मैं अपने लिए ये दादी का पर्सनल गिफ्ट समझती हूँ। तो ये रहा मेरा थोड़ा सा अनुभव। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप सबसे आज मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बताया आप दावणगिरी से अर्थात कर्नाटक से है, हाँ तो जी। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारा काफ़ी कनेक्शन रहा। दावणगिरी में हमारा बहुत सामान जाता था। जब मधुबन में माना बीके कॉलोनी में हम रहे तो दावणगिरी सेंटर पे बहुत सामान हमसे सप्लाई हुआ है और मुझे पता है वहाँ सेवाएं काफ़ी अच्छी है। दावणगिरी जी में जी सेवाएं काफ़ी अच्छी है, मैं जी। इसका जानकार हूँ, मुझे पता। और आपकी बात कहे तो आप लकीएस्ट ब्रह्मा कुमारी है, क्योंकि नो ब्रह्मा डाउट। कुमारियाँ हजारों हजारों है माना, लेकिन सब ब्रह्मा कुमारी बहनों को मधुबन में इतना रहने का मौका नहीं होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त या सीजन में इस तरह से कुछ मौका मिलता है, लेकिन लंबे काल तक का इतना मौका जो आपको मिला वो नहीं मिलता है। और उसमें भी फिर आप यज्ञ का विशेष रतन कहेंगे शीलू दीदी, तो शीलू दीदी के साथ का आपका वो जो संपर्क रहा, जो सेवाएं रही, वो बहुत विशेष है। और जब विशेष के साथ रहते हैं तो हम भी उस रीति से विशेष हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अभी तो फिर दुबई का जो पार्ट है आपका वो विशेष ज्योति दीदी के साथ होना, और ज्योति दीदी भी इतने अनुभवी, और ज्योति दीदी के साथ हमारी जितनी बातें चलती है उस बातों से भी पता पड़ता है कि आपने कितना दिल ज्योति दीदी का भी जीता हुआ है। तो ये दादियों के साथ के अनुभव की जो बातें आपने कही तो मुझे एक संकल्प उठा। इस वक्त तो प्रोग्राम हमारा काफ़ी पैक है, बहुत दिन तक बुकिंग हो गया है, लेकिन ऐसा हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन की अनुमति अगर है तो मैं चाहूँगा कि फिर 1-2 सेशन विशेष करके आपने जो दादियों के साथ बिताए हैं वो पल, वो बातें, क्योंकि वो अनुभव से बहुत प्राप्तियाँ होती है, सभी को बहुत अच्छा भी लगता है और सीखने को भी मिलता है। तो हम चाहेंगे आपकी अनुकूलता हो तो वो भी 1-2 सेशन रखा जाए, दादियों के साथ के अनुभव की बातें। साथ साथ आपको दयाल भाई भी हमारे बहुत आपकी तारीफ करते हैं जब भी कोई बात चलती है तो, जिनसे भी आपके बारे में, और दूसरों की बातें तो ठीक, लेकिन इस सभा में भी आपने, इस कार्यक्रम को भी आपने बहुत सपोर्ट किया है। जब जरूरत पड़ी आपने ट्रांसलेशन दिया है और आज आपने बहुत अच्छे अनुभव से सभी को भरपूर किया है। इसलिए आपका सारे ही कारेली बाग के भाई बहनों की ओर से, इस फुलवाड़ी की ओर से दिलो जान से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स है कि ये मौका मिला और आप सबसे इंटरेक्शन हुआ। और मैं जरूर दादियों के साथ का अनुभव सुनाना चाहूंगी। इनफैक्ट इस बारी जब भी दादी जानकी ने शरीर छोड़ा उसके बाद मैं एक दिन बैठे बैठे योग में एक बड़ा लिस्ट बना डाला कि कितने बार मेरा दादी जी के साथ इंटरेक्शन हुआ है और मैंने क्या क्या सीखा। और वो मैं बनाती गई तो मैं समझती हूँ मैं 2 घंटा कम से कम कंटिन्यूस बैठ के लिखा होगा। पहले तो मैंने बुलेटेड पॉइंट्स लिखे, उसके बाद थोड़ा सा विस्तार में भी जो जो भी बातें याद आ रही थी वो
लिख के रखा, सिर्फ दादी जानकी के साथ भी नहीं लेकिन बड़ी दादी के साथ भी, जो मधुबन में रहकर सीखा। जी बाकी सपोर्ट तो क्या कहेंगे, ये तो परिवार है, ये तो हमारा जी कर्तव्य है। बस आपने बोला तो, दीदी ने बोला कि ट्रांसलेशन करो तो जी जी कर लिया। मैं अपना भाग्य समझती हूँ, हर चांस जो मिलता है उसमें भाग्य की कमाई होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आपने आपका पार्ट रहा है शीलू दीदी के साथ, तो आपको शायद पता होगा ये जो अनुभव का सेशंस चलता है, तो शीलू दीदी भी खास ये सुनते हैं। और अभी इसके बाद मैं तुरंत फोन भी करूंगा कि आज तो आपको बहुत याद किया गया है, और आपका अनुभव भी वो जरूर सुनेंगे ही सुनेंगे। और डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं अपने हाँ, आपके मैं उसके अनुभव पहले के एक आधार और से? बात बताना चाहती हूँ कि शीलू दीदी, लेकिन साथ में और भी बहुत बहनें हैं, दीदियां हैं, जिनसे मुझे बहुत लिफ्ट मिला है। मैं समझती हूँ उनके करीब आने का ही एक लिफ्ट था, लेकिन उन द्वारा भी अपने जीवन में भी लिफ्ट मिला है। तो उसका तो मुझे हमेशा एक रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे, आपने ये बात छेड़ी तो मुझे याद आता है, मैं 80s में मैं ऐसे डे ड्रीम करती थी। डे ड्रीम होता था, कोई सपना नहीं, लेकिन दिन दहाड़े मुझे ऐसे, क्या कहेंगे, विजुअलाइज, अपने आप सीन नजर आता था। और मुझे अभी भी याद है उस समय अर्ली 90s में भी एक फोटो था, दादी जानकी और जयंती बहन दोनों साथ साथ में खड़े हैं और भाषण कर रहे हैं। माना दादी जानकी हिंदी में सुना रहे हैं, जयंती बहन इंग्लिश में अनुवाद कर रही है। तो ये फोटो, ये सब दादियों का देख के मुझे बहुत टेम्पटेशन होता था कि मैं इनके साथ रहूं, इनके करीब रहूं। तो मुझे लगता है कि एक तो कल्प पहले की भी याद होगी, लेकिन साथ साथ में बाबा, इस समय संगम युग में बाबा का वरदान है कि हमारे साफ दिल की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बाबा को हमें पूछने की भी जरूरत नहीं, लेकिन संगम युग है ही ऐसा जो हमारा हर संकल्प पूरा हो जाता है। तो ये जो बड़ों के साथ आने का मौका मिला, मैं समझती हूँ ये उसी का फल है। जी बहुत अच्छी थैंक बात। यू, थैंक यू। चंपा बहन। अच्छा, ओम शांति ओम ज्योतिका शांति हर बेन, साल। ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव सुनाया और अनुभवी मूर्त भी लग रहे हो। इतना सारा बड़ा एरिया आप संभालते हो। मैंने दुबई बच्चे में जितना होता दुबई है मैं में सहयोग देती हूँ बस, बाकी तो बाबा है, दीदी बैठे हैं। दुबई में आपके साथ और कौन, ज्योति बेन के साथ और कौन है आपके साथ? अभी सभी योग में बैठे हैं, अभी यहाँ पे हाँ, लेकिन 7 कितने बजे। भाई बहन है अब यहाँ? मैं बताती हूँ, हम यहाँ पे 4 बहनें 4 भाई दीदी के साथ है। अच्छा आपने ऑलरेडी काफी सारों को तो जान ही लिया है। एक तो दीदी, मैं, फिर स्मिता बहन, फिर लक्ष्मी बहन और उदया बहन, हम लोग रहते हैं यहाँ सेंटर में। और भाइयों में राजशेखर भाई जी, जिन जो ऑलरेडी आप सबसे मिल चुके हैं। और फिर उसके बाद विशांत भाई, सुंदर भाई और सतीश भाई। तो 4 भाई 4 बहनें हम दीदी के साथ रहते, तो टोटल 9 भाई बहनें हैं दुबई में मेन सेवा केंद्र में। अभी ज्योति तो बेन के दीदी, साथ, ज्योति हाँ बेन जी, के साथ नो, हम दीदी के साथ रहते, अष्टरत्न बाकी आप ज्योति बेन के साथ हो। जी, हाँ, दीदी और उदया बहन तो अभी मधुबन में है, और लॉकडाउन के अच्छा दौरान फिर राजशेखर भाई अभी चेन्नई में है, वो भी क्योंकि बाबा मिलन के लिए गए थे तो वहां पर है। फिर और भी सेंटर्स है यहाँ पे, अलेन में उमा बहन है, अबू धाबी भारती बहन, फिर शारजा में रानी बहन और कल्पना बहन, तो आप सभी रहते हैं। फुजेरा में हेमलता बहन। तो इनमें से कईयों का तो आपने अनुभव सुना ही है ऑलरेडी। और मस्कट में गायत्री बहन, और उनके साथ एक और गायत्री बहन है, वो भी जॉब भी करते हैं और सेंटर में भी रहते हैं। तो ऐसे ये परिवार है। वो सब यहाँ आते होंगे ना नैरोबी में? अरे आपके पास, हाँ, हाँ, आपके पास सभी जी जी, जब भी सेंटर्स बड़ों, वाले? जी बड़ों का जब भी आना होता है, हमारा कंबाइंड क्लास होता है। बाकी अच्छा मस्कट से गायत्री बहन का कभी कभी आना होता है, क्योंकि वो अलग कंट्री हो जाती। हम्म, और ऐसे, लेकिन बाकी इस कंट्री में जितने भी भाई बहने हैं, हम जब भी कंबाइंड क्लास होता है हम सभी मिलते हैं। अच्छा। इसका विस्तार तो बहुत है ना फिर भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बहुत आपको बड़ा भी टीम जाना बनी पड़ता है। है उधर, अ, जाना पड़ता है आप लोगों को? जैसे सेवाएं है वैसे,
खासकर तो राखियों में जाते ही है हर सेंटर में दीदी के साथ राखी बांधने के लिए। बाकी मैंने देखा आपने जैसे बोला विस्तार है, लेकिन यहाँ के भाई बहनों की एक विशेषता है कि हम समझ सकते हैं जितनी सेवाएं बढ़ती जाती है उतना हैंड्स की कमी हमेशा के लिए रही है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में रहने वाले भाई बहने और साथ में बाहर भी जो गृहस्थ में रहते हैं उन सबकी ये विशेषता है कि सेवा में पूरी रीति से इन्वॉल्व है। तो जैसे टीम वर्क है, बहुत बड़ा टीम वर्क है और सभी कमिटेड है और कभी सभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर बाबा की सेवाएं खूब आगे बढ़ाते हैं। कोई कोर्स कराने वालों का टीम, मतलब हर कोई प्रकार का टीम है, भोजन बनाना, तो एक टीम जैसे दीदी ने सबको नजदीक में लाके सेवा का बनाया है, तो वो टीम वर्क बहुत अच्छा है जो मुझे यहाँ पर भाई बहनों में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद से बहुत एंजॉय किया है मैंने सबके साथ और उन सबसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ये सब भारतीय है कि ज्यादातर भारत के है, वहाँ के भी कोई है एक दो के सिवाय नहीं? ज्यादातर भारत के है, लेकिन काफी अलग कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स है। लेबनान के खास है और मॉरिशस के कोई कोई का तो वापस अपने देश में जाना भी हुआ है। तो वहां पर अभी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी हमारा जब भी इवेंट्स होता है तो बहुत बड़े रीति से इवेंट होता है, तो उसमें तो सब प्रकार के भाई बहने आते हैं, हर प्रकार के बैकग्राउंड के। जैसे जयंती बहन के भी काफी सारे प्रोग्राम्स हुए हैं और बहुत प्रेस्टिजियस प्लेसेस में, जो मिलना भी जैसे एक प्रेस्टीज माना जाता है, ऐसे स्थानों पर भी हुआ है। शिवानी बहन आए तो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस प्लेस में हुआ है। तो ऐसे सेवाएं चलती। उस समय तो वी आर इन द पब्लिक, हमारे लिए उस समय बहुत सारे नेशनैलिटीज इकट्ठे आते, 15-20 कम से कम। अच्छा जी ज्योतिका बहन, वो मैडलिन बहन ने जो अनुभव सुनाया था जी, तो उसके बाद की उनकी फीलिंग क्या थी? आपसे क्या चर्चा हुआ, क्या उनको लगा? हाँ, बहुत खुशी हुई उनको। मैंने तो उस दिन बाद में ही कॉल किया था उनको, तो उनको भी बहुत खुशी हुई और बाद में इतना खास नहीं बात हुई है, लेकिन उन्होंने उस दिन, मतलब उनके बातों से लग रहा था कि शी फेल्ट सो मच, अंदर से उनको बहुत भावनाएं उमड़ी उनका अनुभव सुनाते हुए। जी, आप खास उनको बड़ौदा परिवार की ओर से उनको याद प्यार देना, राइट भाई को भी, आरिफ भाई को भी, पूरे दुबई परिवार को हम सबका ओम शांति याद प्यार देना। ठीक है जी, आप सभी भी जब भी आना होगा ये सब खुल जाएंगे रिस्ट्रिक्शंस। तो आप सबसे, और मैं एक्चुअली क्लास में बिगिनिंग में कह रही थी कि आपने जो ये अनुभव की श्रृंखला बनाई है, तो जैसे बाबा का विराट रूप का दर्शन हो गया कि एक एक भाई बाबा को जब पूछा था जयंत भाई और हम लोगों ने, अव्यक्त बाबा को पर्सनल मिलते थे ना, तो भाई तीव्र गति की सेवा क्या है, तो बाबा ने बोला अनुभव सुनाओ। अनुभव कोई भी सुना सकता है, भाषण को सब कोई नहीं कर सकता है जी, सब लोग सुना सकते हैं अनुभव, बहुत प्रेरणा मिलती है। हाँ जी, तो ये जो प्रोग्राम का सिलसिला है ना, वो एक्चुअली बाप दादा की देन है, इसलिए बाप दादा की मदद है, उनके कहने अनुसार हो रहा है ना, इसलिए बाबा भी बहुत अच्छे बाबा के बच्चों के अनुभव यहाँ सुनाते रहते हैं और सचमुच वंडरफुल है कि सब लोगों को बहुत भाता है, सभी अपना वो ओपिनियन देते हैं कि ये तो हमारा बहुत अनुभव मिला, हमारे जीवन में हमें एनलाइटमेंट मिली, ऐसा कहते हैं। ओके, ठीक। अच्छा, अभी योग कराएंगे योग के ज्योतिका बहन, ज्योतिका बहन लिए खजूर है यहाँ का विशेष। अच्छा, इतनी बड़ी है? हाँ जी, फ्रेश खजूर बाबा के घर से निकला है, तो आप सभी सूक्ष्म रूप से स्वीकार करिएगा। खजूर देखो बहुत अच्छी है, फुल्ली हुई है, फुल एकदम फ्रेश है। अच्छा, अभी आया हुआ जैसे। अभी वर्चुअली स्वीकार कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी आकर के खाएंगे। हाँ जी, तो ये सब आपके लिए।
थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, भावना से तो मिल गया, एकदम मुख में आ गया। हाँ। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। ये जिंदगी कुछ ना चाहे और ये जिंदगी कुछ ना चाहे और बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। जीवन के अंधेरे मिट गए सारे, रात बीती जैसे आई भोर, रात बीती जैसे आई भोर। बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के